सखी सहेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नू बहुरिया और बुआ का नमस्कार। तो भाई अब बुआ का नमस्कार सुनकर हमारे साथी चौंक गए होंगे, क्योंकि पहले हुआ बुआ आ रही हैं, फिर रजो मौसी आ रही हैं। तो इस तरीके के परिवर्तन जो है थोड़ा सा मौसम और समय को देखकर हो जाते हैं। तो अब बताइएगा कि आप खुश हुए कि चौंक गए कि दुखी हो गए कि निराश हो गए? बहुत सारे मिले जुले भाव होंगे हमारे बहुत सारे साथियों के। वैसे बुआ जी, हमारे जो श्रोता है ना वो हर हाल में खुश रहते हैं। हाँ, ये बात तो है ना कि कभी स्थितियां बदलती हैं, कुछ होता है तो वो समझ जाते हैं, मतलब समझदार भी है और खुश रहते हैं और हमारी जो भी बातें रहती हैं उसके संग समझौता कर लेते हैं। तो दोस्ती यही तो होती है ना, बिल्कुल, कि बस जैसा जो रहे वैसे उसी में खुश हो जाए। और खुश होने की जब बात आती है तो दिवस तो 23 तारीख को है किसान दिवस। हाँ। तब मनाएंगे, बधाई आज दे देते हैं और थोड़ी सी बातें कर लेंगे इस विषय पर। हाँ जी। और बुआ जी, आज जैसे शिक्षा और व्यावसायिक विषय और भी हमने लिया है जी, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो भाई, शिक्षा और व्यवसाय में हमारे बहुत सारे साथी ऐसा सोच रहे हैं कि आज की जैसी शिक्षा है उसमें उन्हें व्यवसाय नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा हम उन्हें स्पष्ट कर दें कि आजकल की जो शिक्षा, किसी ने वैसे लिखा भी है, कुछ हमारे साथी समझ भी गए हैं कि विद्या का मंदिर जो है वो व्यवसाय का केंद्र बन गया है। तो बिल्कुल हमारा भी यही कहना है, यानी कि इस विषय पर आज हम केंद्रित रहेंगे और बात करेंगे कि किस किस तरीके से हम झांसे में आते हैं और किस किस तरीके से लूटा जा रहा है, या यूं कहें कि हम किस तरह से चौकन्ना रहें कि शिक्षा किस तरह से अच्छी मिले बच्चों को। बिल्कुल। और बुआ जी, ठंड का समय तो आ ही गया है, तो घूमने नहीं चलोगी क्या? घूमने ले चलेंगे बिल्कुल, और श्रोताओं को भी ले चलेंगे जी भी। आज पर्यटन ले चलोगी वहां पे ठंडी ठंडी जगह पे? बिल्कुल, ठंड का मजा लेना है ना, तो भाई ठंडी जगहों पे जाएंगे तो और मजा आएगा। क्या बात है भाई, ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि हमारी मन्नो बहुरिया ना कुछ ऐसा ही काम करती हैं कि ले चलेंगी आज जी भी हिमाचल प्रदेश। और उन दिनों की बात करेंगे। उन दिनों की क्या, देखो आजकल तो समय ही है जो आजकल अभिभावक है, जैसे तुम लोग हो कि बच्चों को तैयार करके भेजना है, उनके विद्यालय का वार्षिकोत्सव है। कुछ हमने अपने बचपन में किया, कुछ तुम लोगों ने अपने बचपन में वार्षिकोत्सव की कैसे तैयारी की। जी हाँ, लेकिन काफी बदल गया है, कहना चाहिए कि पहले जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, वार्षिक उत्सव हुआ करते थे, अभी जो है वो बदल गया है। तो भाई श्रोताओं से हम ये जरूर कहेंगे कि आप उन दिनों की बात करें और मिले जुले हम आज के दिनों की कुछ बात करोगे। तुम अपने बचपन की भी बताना जरूर कि तुम किस किस कार्यक्रम में रहती थी, नृत्य में रहती थी कि नाटक में रहती थी कि गायन में रहती थी, और कैसे कैसे तैयार होके जाना होता था, कैसी कैसी तैयारियां होती थी। तो वो सारी बातें करेंगे। गीत सुनेंगे या किसानों से बातचीत करेंगे? पहले गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। चमक चमक देखो बिजुलियां चमके, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ। बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। मेघा छाए बरखा लाए, गिर के आए, कहे ये मन मचल नहीं चल संभल। गए दिन बदल तू घर से निकल, बरसने वाला अब हमने रेत जल।
सुलझा के दिन बीत गए भैया मल्हार सुनाओ घने घने घोर कार छाए बदरा धमक धमक तुझे बदला के ढंके चमक चमक देखो बिजुरियां चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन मन धड़काए बदरवा रस अगर बरसेगा कौन फिर तरसेगा कोयलियां गाएगी बैठी मुंडेरों पर जो पंछी गाएंगे नए दिन आएंगे उजाले मुस्कुरा देंगे अंधेरों पर प्रेम की बरखा में भीगे भीगे तन मन धरती पे देखेंगे पानी का दर्पण चाहिए तुम जहाँ जहाँ देखियो वहाँ वहाँ यही एक समा की धरती यहाँ है पहने सात रंगों की चुनरिया घनन घनन गिर गिर आए बदरा घने घने घोर कार छाए बदरा धमक धमक मुझे बदला के ढंके चमक चमक देखो बिजुलियां चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन मन धड़काए बदरवा पेड़ों पर झूले डालो और ऊंची पेंग बढ़ाओ काले मेघा पानी तो बरसाओ काले मेघा पानी तो बचाओ बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ आई है रुत मत वाली बिछाने हरियाली ये अपने संग में लाई है सावन को ये बिजली की पायल ये बादल का आंचल सजाने लाई है धरती के दुल्हन को डाली डाली पहनेगी फूलों के कंगन सुख अब बरसेगा आंगन मिलेगी अब गली गली हंसेगी अब गली गली हवा जो चली तरत लगी भली चला दे जो तन मन वो धूप ढली काले मेघा पानी तो बरसाओ पानी तो बरसाओ बिजली की तलवार नहीं बूंदों के पान चलाओ बूंदों के पान चलाओ घनन घनन गिर गिर आए बदरा घन घन घोर घार छाए बदरा धमक धमक तुझे बदरा के ढंके चमक तो ऐसे ही खुशी होती है वाकई। और खासकर जो जिनकी कृषि है या खेत है उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, लेकिन बिन मौसम नहीं अच्छी लगती। फिलहाल हमारा देश कृषि प्रधान देश है और बहुत सारे लोग, बल्कि यूं कहें कि हम सभी उसी पर निर्भर हैं, खेती पर भी निर्भर हैं। और थाली में जब हमारी थाली में जो अन्न होता है, इसके लिए किसानों को न जाने कितनी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ना। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक कितनी ही चिंताओं के बीच भी किसान हैं, वो बिना रुके बिना थके हमारी थालियों तक अन्न पहुंचाते रहते हैं। वैसे तो हमें हर दिन, हर घंटे और यहाँ तक कि बुआ जी हर पल किसानों का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन उनके अथक और जो उनका योगदान है और जैसे उन्होंने अन्न की आपूर्ति की है, लेकिन
किसानों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए 23 दिसंबर का जो दिन है वो तय किया गया है और उसे ही किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर, जी हाँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती रहती है, इसलिए इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे तुम बात कर रही हो कि ना हमारी थाली तक अन्न पहुंचता है, तो बड़ी प्यारी सी बात हमारे साथी ने लिखा है कि सारे किसानों को नमन करते हुए लिखते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारे जीवन की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमारे जीवन में रोटी का महत्व पहले आता है, फिर कपड़ा, फिर मकान। तो देखो ये क्रम जो है वो कैसे बताता है कि रोटी सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने लिखा है कि शायद इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। अगर माँ बाप के बाद कोई जीवन देने वाला है तो वो हमारे किसान हैं और उनके बिना हमारा ये जीवन संभव ही नहीं है। तो वाकई इन्होंने लिखा है कि सारे किसानों को नमन करते हैं, तो हम सभी नमन करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही बुआ जी एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि कृषि के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जीवन जो है इन पर समर्पित कर दिया। वे किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए, उसमें सिंचाई, बीज, खाद और कीटनाशक रसायनों से कैसे किसानों की मदद की जाए। हालांकि उनकी सरकार जो है वो 6 महीने रही, लेकिन कुछ योजनाओं का लाभ जो है किसानों को मिलने लगा और कहना चाहिए कि इसीलिए उनके जन्मदिन पर ये किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही किसानों के उत्थान के लिए कृषि विकास की दिशा में कई कदम आगे बढ़ाए। जैसे जो है ऋण मोचक विधेयक जैसे इसे कहना चाहिए। और इससे क्या होता है कि साहूकार से जो किसानों को बहुत सारी परेशानियां होती थी, वो ऋण से लदते जाते थे और उनका जीना दूभर हो जाता था, उससे राहत दिलाने का ये प्रयास था और उससे लाभ भी मिला। फिर उसी तरह से भूमि जोत अधिनियम 1960 को लाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में भूमि जोत की सीमा को कम करना, ताकि इसे एक समान बनाया जा सके। फिर किसानों के हित के लिए कई हितकारी योजनाओं का भी संचालन किया। देखो बहुत बड़ी बात है ना कि कम से कम किसी ने सोचा और उस पर पहल की, और जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो लाभार्थी होते हैं उन तक लाभ तो पहुंचता है, उन्हें सुरक्षा मिलती है, एक उन्हें पहचान मिलती है और लगता है उन्हें भी एक सुकून मिलता है कि हम इतना काम कर रहे हैं दिन रात। वाकई देखो कितनी बारिश में वो घुटने तक के पानी में झुक झुक के काम करते हैं, कटाई करते हैं, बुआई करते हैं। कब विपदा आ जाए, मौसम की मार पड़ जाए और कब खड़ी फसल नष्ट हो जाए, इसका भी उन्हें बिल्कुल आभास नहीं होता है ना? बिल्कुल। और इतना ही नहीं, धूप दिन रात इसका भी उन्हें ख्याल नहीं रहता है। ख्याल काम परेशानी तो होते हैं, लेकिन ख्याल करेंगे तो हम तो भूखे रह जाएंगे, है कि नहीं? वाकई। तो उनका योगदान जो है वो अतुलनीय है, स्मरणीय है। और अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो कृषि जो है सबसे अधिक इसका योगदान है। और ये भी है बुआ जी, अगर किसी देश में किसान ना हो तो उस देश के नागरिकों का, मतलब हमारा जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा। देखो बात तो है ना कि इसका कोई विकल्प ही नहीं है। आप कितने भी फैक्ट्री लगा लें, लेकिन अन्न जो है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको पेट भरने के लिए अनाज खाना ही पड़ेगा, फल सब्जी ये सब खाना पड़ेगा। तो इन सब की जो उपयोगिता है हम सब जानते हैं, हमारा जीवन आधार है। और बहुत सारे जैसे किसान सम्मान निधि योजना है, मानधन योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास बीमा योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, फसल बीमा योजना, ये सारी चीजें जो है वो इस दिशा में एक प्रयास है ताकि ये सुरक्षित रहे और इनका भविष्य सुरक्षित रहे, जो कि अपना दिन रात एक करके हम सबका पेट भरते हैं। बिल्कुल। और बुआ जी हम अपने ये तो प्रयास जो हो गया है, ये सरकार की तरफ सरकारी जो योजनाएं हैं वो लाभ तो उठा ही रहे हैं, हम अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि घर पे अगर हमने एक तो ज्यादा खाना बनाए ना कि व्यर्थ जाए। और तो कुछ लोग तो इसलिए ज्यादा बनाते होंगे कि अच्छा है उनका बिकेगा, ऐसा भी सोचते हैं लोग, पता है? अच्छा तुमने ये नहीं सोचा ना कभी? हाँ हमें पता है जी। तो ये है कि अन्न जो है आप घर पे बना रहे हैं तो अन्न जो है वो बर्बाद ना करें। जितना हो उतना ही ले। खासकर जैसे पार्टियों में देखा गया है कि ले लिया और खा नहीं पा रहे हैं और उसे फेंकना पड़ रहा है। तो इस तरह से जब भी आपकी थाली में अन्न आए तो एक बार आप उन किसानों की मेहनत के बारे में जरूर सोचें और अन्न जो है उसे बर्बाद ना करें। इसके संग संग एक बात और है, वैसे तो कहा जाता है कि अन्न बिल्कुल सोना है, सोने से भी ज्यादा कीमती है, महत्वपूर्ण है। आपके
पास सोना नहीं होगा तो चलेगा, सोना मतलब गोल्ड, ऐसे सोना मत सोचना कि सोने वाला सोना। तो देखो गोल्ड जो है ना वो हम कीमती मानते हैं, लेकिन एक चीज होती है कि जिसका कोई मोल ही नहीं है उसकी तो फिर भी आप एक कीमत आंक सकते हैं। लेकिन जब भूख लगती है तो फिर तो कोई बिना मतलब आदमी अपनी जान दे के भी चाहेगा कि 2 मुट्ठी अनाज हमें मिल जाए, है ना। बिल्कुल सही। तो कितना महत्वपूर्ण है ये समझ सकते हैं। लेकिन अभी जैसे तुमने कहा कि अनाज व्यर्थ न गवाएं, उसके साथ साथ एक चीज और भी जरूरी है कि अक्सर हम जब छोटी छोटी सब्जी भाजी ये सब खरीदते हैं तो उसमें बहुत मोल भाव करते हैं। हाँ। एक मतलब 20 रुपए की गड्डी अगर पालक की भी होगी, मतलब किसी भी साग की, तो हमें लगेगा कि अरे ये 30 में 2 दे दे तो अच्छा है, है ना। तो कृपया ये ना करें, ज्यादा मोल भाव ना करें। छोटे किसान जो छोटी छोटी जगहों पर ये सब्जी फल कुछ उगाते हैं तो वो कितनी मेहनत करते हैं। आप घर में एक पौधा लगाइए, देखिए कैसे उसकी देखभाल करनी होती है, खरपतवार निकालना होता है, खाद डालना होता है, समय से पानी देना होता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल करनी होती है। तो कहते हैं कि अरे लागत क्या लगी है, मिट्टी में लगाया उग गया। तो लेकिन ऐसा नहीं है, जी जान से उसे पालना पड़ता है। तो कृपया इस तरीके का मोल भाव न करें, क्योंकि जब हम हजारों की चीजें खरीदते हैं तो हम कतई मोल भाव नहीं करते हैं। तो किसानों का सम्मान करें। और एक गीत सुन ले बुआ जी। बिल्कुल। रात दिन
भाई प्यारा सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए और एक प्यारी सी जगह हम ले चलते हैं अपने श्रोताओं को। लेकिन उससे पहले बहुत प्यारी प्यारी बातें, वैसे तो बहुत सामान्य सी बात है, हम सुनते रहते हैं, इतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। क्या बात है। ये बहुत सारे हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है और बहुत सारे साथियों ने ये लिखा है कि मैं और भी कुछ हूँ लेकिन साथ में किसान भी हूँ। और लोगों ने लिखा है कि हमें गर्व है कि हम किसान हैं। तो भाई हमें भी गर्व है कि आप सब हमारे साथी हैं और किसान हैं, और हमारा देश इस मामले में बहुत समृद्ध है किसानों के मामले में। सही बात। तो चले अब चलते हैं जी। तुम बहुत तेजी से इंतजार कर रही हो। नहीं, श्रोता भी इंतजार कर रहे हैं हमारे। और हिमाचल प्रदेश में स्थित एक ऐसा लोकप्रिय पर्यटन स्थल जो है, हम बार बार उनका नाम ले रहे हैं, जीभी। और ये हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है और कहना चाहिए कि औद्योगिकीकरण से ये अछूता है। यहाँ पर घने देवदार के जंगल हैं, शांत मीठे पानी की झीलें हैं, प्राचीन मंदिर है, और ये सब जो चीजें हैं इस जगह को और भी आकर्षक बनाती हैं। तो भाई यही कुछ हमारे साथियों ने भी वैसे लिखा है कि ऐसा ही जगह है। और इसमें खास बात जो ये है कि यहाँ का जो झरना है गहरे जंगल में छिपा हुआ है, यानी कि अगर आपको झरना देखना है तो जंगल के अंदर जाना होगा, यानी कि एक और रोमांचक जगह से पार होते हुए ही आप देख सकते हैं। इस झरने से गिरता पानी एक संगीत की तरह लगता है, जिसे सुनकर और देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। यहाँ एक छोटा सा लकड़ी का पुल भी है जो पहाड़ों से निकलने वाली जलधारा को के दो किनारों को जोड़ता है। और अगर आप शांति से बैठकर प्रकृति का आनंद उठाना चाहते हैं तो भाई यहाँ जरूर जाएं। और एक बात और है कि ऐसी जगह पे जब जाएं ना तो बस ऐसे नहीं कि देखा, दर्शन किया और निकल आए। आराम से बैठिए, खूब मजे लीजिए, उस जगह का आनंद लीजिए, है ना? क्योंकि ऐसी जगह जो है वो दूर कहीं ऐसी जगहों पे ही मिलती है। और जो हम शहर में रहते हैं ना, भीड़ भाड़ तो आवाज, तो अगर आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, जैसे कि आपने बोला ही बुआ जी, तो यहाँ जाके आराम से बैठिए और प्रकृति का आनंद उठाइए। ये जो हमने कहा ना कि संगीत सुनाई देगा, तो जब आप बैठेंगे स्थिर होकर तभी सुनाई देगा। नहीं तो कहेंगे बुआ ने तो कहा था, यहाँ तो कोई गाना वाना बज नहीं रहा है। तो जब आप बैठेंगे तब मिली जुली जब आवाजें आएंगी हवा से टकराती हुई, कुछ पौधों से, पेड़ों से, तब वो संगीत आपको सुनाई देगा। क्या बात है। ऐसी एक जगह है हिमाचल प्रदेश जो है, उसको इसके जो जीभी को मिनी थाईलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है इस जगह पे एक थाईलैंड के जैसा एक आइलैंड दिखाई देता है, बन जाता है। जी हाँ, बन जाता है। तीर्थन नदी के किनारे निर्मित एक चट्टान है, तीर्थन नदी, जिसके किनारे बहती नदी का जो मेल है, ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि ये मतलब पूरा का पूरा बहुत ही सुंदर दृश्य बन जाता है। और एक झोपड़ी के आकार के दो विशाल शिलाखंड है जो इस क्षेत्र को खास कहना चाहिए बनाते हैं। तो ये भी बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। तीर्थन वैली, तीर्थन और बंजार की जुड़वां घाटियां हिमाचल प्रदेश आने वाले हर यात्री के लिए कुछ न कुछ अद्भुत दृश्य दिखाती ही हैं। जादुई घाटियां हैं, जीभी गांव से कुछ दूरी पर स्थित है। शांत और एकांत की तलाश में आने वालों के लिए ये वैली जो है बहुत खूबसूरत है। और ऐसी एक जगह और है बुआ जी यहाँ पर, वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जीभी का कहना चाहिए कि वहाँ जो घूमने आए हैं उसके लिए बहुत ही शीर्ष स्थानों में से एक है। और आप जीभी अगर गए हैं और यहाँ नहीं गए तो आपकी यात्रा समझिए पूरी नहीं मानी जा सकती। और यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं, वो आपको दिखाई देंगे। इस उद्यान में 100 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें औषधि जड़ी बूटियां भी शामिल हैं। इस तरह की चीजें हैं। और आप पक्षियों की जब आप चहचहाहट सुनेंगे ना तो बहुत ही मीठी मीठी आवाज आपके कानों को सुनाई देगी, कहना चाहिए। और भाई एक बात और है कि हम वैसे तो फोटोग्राफी करते हैं, मतलब सभी लोग जब जाते हैं, लेकिन सुबह के समय जब आप निकले इनके पास से तो बहुत दबे पांव निकले, यानी कुछ बातें ना करें। आप उन्हें भले ही अपनी आंखों में कैद करें, चाहे कैमरे में कैद करें, लेकिन आवाज ना करें। तब इनकी पूरा जो बातचीत का तरीका है ना, वो आप उसका मजा ले सकते हैं। क्योंकि वो चू 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 करके जब आवाज करती है ना, चिड़िया लोग इधर से उधर फुदकती रहती हैं सुबह के समय, कहीं कहीं कुछ कुछ अपने उसमें लगी रहती हैं। उसका मजा आप तभी ले सकते हैं। एक झील है यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं सैरो-लसर झील, और ये जो है घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जो है जगहों में से एक है। और चीड़ के पेड़ों के साथ घने जंगल के बीच ये खूबसूरत सी झील है। यहाँ ट्रैकिंग की जाती है। झील जालोरी दुर्ग के पूर्व में है। हाँ, जालोरी दर्रा, दर्रा के पास है जी। और ये करीबन 3040 मीटर की ऊंचाई पर है। क्या बात है। हाँ तो इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं यहाँ पर। चन्नी किला भी है, जीबी के पास ही है। पहाड़ी शैली का वास्तुकला में निर्मित एक आकर्षक किला है जो लगभग 1500 साल पुराना है। इस तरह जालौरी दर्रा है जो जीबी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत खूबसूरत जगह है। ये जगह देवदार पेड़ों और चट्टानों पहाड़ियों से घिरी हुई है। जगहों पर कई सारी, जाहिर है कितनी सुंदर जगह है तो हमारी फिल्म वालों ने तो छोड़ा नहीं होगा। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है यहाँ पर। बिल्कुल। और यहाँ पर ट्री पाई, ब्राउन डीपर, रेड स्टार, बुलबुल, कबूतर और जंगल फाउल जैसे कई रंग बिरंगे पक्षियों को भी आप देख सकते हैं और जैसे बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह के रंग बिरंगे पक्षी भी आप यहाँ देख सकते हैं और कैंपिंग की जा सकती है, हाइकिंग की जा सकती है, फिशिंग भी यहाँ आप कर सकते हैं। क्या बात है। हाँ, तो इस तरह की आप जो इस जगह का है वो आनंद उठा सकते हैं। और रही बात बुआ जी यहाँ पे जाने का जो समय है, वैसे तो हाँ गर्मियों के समय आप जा सकते हैं। उस समय जो जलवायु जो होती है बहुत अच्छी सुंदर रहती है, प्लेजेंट माहौल रहता है। लेकिन अगर आप बर्फबारी वगैरह देखना चाहते हैं तो जनवरी फरवरी इस समय जाइए। इस समय जाने के लिए आप योजना बना लीजिए और चले जाइए। जीबी के पास का हवाई अड्डा जो है वो कुल्लू के पास है, भुंतर हवाई अड्डा, जो 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिर वहां से भाई कार वगैरह ले लीजिए, टैक्सी ले लीजिए। और इसी के संग रेल द्वारा पास का रेलवे स्टेशन शिमला है जो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से आप भाई पहुंचिए। लेकिन ये गीत जो है वो ज्यादा दूरी पर नहीं है। नहीं, गीत के पहले हम एक अंतराल ले लेंगे बुआ जी, फिर गीत सुना देंगे। ये बात तो है, इसका समय हो गया। लेकिन फिलहाल जो है हमारे बहुत सारे साथियों ने, हालांकि ये पहला ऐसा स्थान है जिसका नाम तो नहीं सुना था हमने, लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों ने इसके बारे में अपनी बातें साझा की हैं। क्या बात है। तो हमारे साथी जो है बड़े जानकार हैं। अच्छी बात है। तो अंतराल के बाद आगे फिर मिलते हैं। बिल्कुल। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और स्वागत में सुनाते हैं ये गीत।
क्या बातें करते रहते हैं वो अब जाने, उन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने, तारों के साथ वो जगते हैं रात को, झरनों के साथ बहते हैं। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते तो तुमने गांव में पहुंचा दिया और बड़ी प्यारी सी जगह हमने घूम ली, लेकिन जब बात आती है विद्यालय की, विद्या के मंदिर की बात आती है तो आजकल थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ता है ना? वाकई, क्योंकि भाई कहते हैं ना कि स्कूलों का जो बाहरी जो दिखावा मतलब जो मन तो लेकिन वही करता है ना कि बड़ी सी बिल्डिंग हो, बड़ी सी बिल्डिंग, हाँ, खूब अच्छी सी हुआ, हाँ, जब प्रवेश करें तो लगे कि हाँ हम कहीं प्रवेश कर रहे हैं, है ना? हाँ, लेकिन बुआ जी ये सब चीजें ना आंखों में धूल झोंकने के लिए होती ऐसा? तो इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए। तो फिर देखें क्या? देखना है तो शिक्षा की जो क्वालिटी है कि वो वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ के बच्चों का परिणाम कहना चाहिए कि कैसा परिणाम है, बच्चे कैसे निकल रहे हैं वहाँ के। तो ये मन्नू मौर्या, यहाँ तो एक बात है कि यहाँ पर जैसे बच्चे कैसे निकल रहे हैं, इस पर अगर हम केवल रखेंगे, आंकड़ों पर ध्यान रखेंगे, तब भी शायद हम सही आकलन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्योंकि देखो भाई क्या होता है कि ऐसे विद्यालय जिन्हें मालूम है कि हम आंकड़े देखकर वहां जा रहे हैं, तो जाहिर है कि वो येन केन प्रकारेण मतलब किसी भी तरह से अपना जो है वो परिणाम अच्छा रखते हैं। उसमें भले ही वो बच्चे को वो कक्षा 9 में या बोर्ड से पहले वाला जो साल होता है उसमें उनको फेल कर देंगे। अच्छा, या कक्षा 8 में ही उन्हें इस तरीके की अभिभावकों को बता दिया जाता है कि देखिए कक्षा 9 तो हम इसको पास ही नहीं देंगे, आप 8 में निकाल कर कहीं और इसका प्रवेश करा दीजिए। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं, ऐसे भी होता है। तो जाहिर है कि फिर उनका परिणाम तो 100% आएगा। तो अगर हम सिर्फ वो देखकर जा रहे हैं तो तब भी देखिए थोड़ा सा आप और भी तरीके हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं कि उनको भी आजमाइए। सिर्फ इसको देखकर ना जाएं कि अच्छा इनका परिणाम जो है 100% आता है तो बस हम सीधे इसमें एडमिशन ले लें। क्योंकि अक्सर जैसे अगर मान लें कि 99%, 98 आजकल तो जाता है, हम लोग के समय में तो 75 तक चला जाता था प्रतिशत, तो बहुत अच्छा माना जाता था, हमारी कॉलर ऊंची रहती थी। लेकिन अब प्रतिशत का तो जैसे कि कोई अंत ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि ये अक्सर प्रवेश ही उन बच्चों को लेते हैं जिनका कि 95 तक होता है अंक। तो अब जब आपने 95% लिया एडमिशन उनका, तो जाहिर है कि 99 तक आप खींच सकते हो उनको, या 95 भी गया तो खराब नहीं लगेगा आपको सुनकर। बिल्कुल। तो ये तो है ही। और ऐसी बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं जी कि आज की शिक्षा में कोई रस नहीं, ऐसा लगता है कि शिक्षित होकर भी अनपढ़ है। काश वो गुरुकुल जैसी शिक्षण प्रणाली पुनः लौट आती। मेरे 10वीं कक्षा में मैं स्वयं वार्षिक महोत्सव के नाटक गुरुकुल में अर्जुन का किरदार निभाया जो सबको लुभाया। यानी कि इन्होंने दोनों बातें साथ लिख दी हैं। तो खैर बहुत अच्छी बात। और जैसे कि इन्होंने लिखा है कि वाकई जो शिक्षा प्रणाली जो है
उसमें सुधार की जरूरत है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ट्यूशन जो है, मतलब अगर आप स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है तो ट्यूशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन कई बार स्कूलों द्वारा भी ये बोला जाता है कि कई बार मतलब हमें तो लगता है कि अब ये तो एकदम पर्याय बन गया है कि आपको ट्यूशन कराना ही है, यानी कि जो प्राइवेट ट्यूशंस होते हैं उसमें आपको बच्चे को भेजना ही पड़ेगा। और बच्चे भी ये मानकर चलते हैं कि पढ़ाई स्कूल में कहाँ होती है, ट्यूशन में ही होती है। तो अब उनका भी यही रहता है संवाद, वही डायलॉग रहता है। तो ये तो समझ ही लेना चाहिए। बच्चे भी समझ के आते हैं कि हाँ, ये जो विद्यालय है जहाँ हमने प्रवेश लिया है, यहाँ हमें सिर्फ मस्ती करनी है। और थोड़ा बहुत ये समझ लेना है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें किस तरह से पढ़ना है, सवाल का जवाब कैसे देना है। बाकी पढ़ाई जो है वो है हमें ट्यूशन में ही मिलेगी, जहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर ख्याल रखा जाता है, जहाँ अच्छा पैसा फिर देना पड़ता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि विद्या के मंदिर की ऐसे जहाँ पर कि वो व्यावसायिक हो गए हैं, तो जैसे तुमने कहा ना कि हम लोग भी चाहते हैं, भाई हमने भी कहा कि भाई हम भी चाहते हैं कि जब जाएं तो वहाँ पर एक कॉफ़ी और चाय की वेंडर मशीन लगी हो, हम बैठे रहें, जितनी देर प्रतीक्षा करें तो कुछ कुछ ऐसा मिलता रहे, बैठें तो अच्छा लगे। लेकिन क्या हम इसलिए आए हैं यहाँ पर, ये हमें एक बार गौर करना पड़ेगा। बिल्कुल बाजी, और ये भी तो सोचे कि ये सारी चीजें हमारे पैसों से ही हो रही हैं। हाँ ना। तो भाई यहाँ ऐसे स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा होती है, जो एक मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो नहीं दे पाता है। और या चाहते तो हैं कि हाँ बच्चे को बहुत अच्छी मतलब पढ़ाई मिले, शिक्षा मिले, तो दे भी देते हैं किसी तरह से प्रयास करके। लेकिन सिर्फ ये देख कर ना जाएं। अच्छा, पहले शुरुआत कैसे हुई थी? हम लोग के समय में ऐसे होता था कि अरे फलां स्कूल में तो हॉर्स राइडिंग भी है, यानी घुड़सवारी भी सिखाई जाती है, तरण-ताल भी, हाँ स्विमिंग भी सिखाया जाता है, और ये भी है, सब स्पोर्ट्स है। तो बच्चा सारे स्पोर्ट्स तो कर नहीं पाता है, तो ये सोचना हमें पड़ेगा ना। हाँ, ये देखें कि भाई आप पढ़ाने के लिए स्कूल भेज रहे हैं, तो वहाँ पढ़ाई कैसी हो रही है। ये सारी एक्टिविटीज जो है, ये क्रियाकलाप है, ये तो आप बच्चे के जो इंटरेस्ट है, उसका अगर इंटरेस्ट रहेगा तो वो बाहर भी सीख सकता है। जी बिल्कुल। तो ये सब जो लुभावने, जो आकर्षण दिखाए जाते हैं स्कूलों में, उसकी गिरफ्त में ना आए। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही एक श्रोता है जो हमारे लिख रहे हैं कि मेरे जीवन में सीख ली है कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में दाखिल करें और पढ़े लिखे बेरोजगार से जो घर पर पढ़ाते हैं उनको रोजगार देवें, रुपए कम खर्च होंगे। मैंने बच्चों को यही किया है, मतलब उन्होंने अपने बच्चों के लिए यही किया है। तो भाई ऐसे ही पढ़ाएं जी। इससे क्या होता है कि एक तो बच्चों को ज्यादा सीखने को मिलता है, सारी ऐशो आराम जब मिल जाते हैं तो बच्चों में प्रतियोगिता वाली भावना कम रहती है। एक संघर्ष करना जो आता है जीवन में, संघर्ष करना जो है, ये इसी समय में मिलता है, हमें आता है। लेकिन अगर आप बहुत ऐसे पैसे वाले महंगे स्कूल में अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो जीवन के जो सबक हैं वो उसे नहीं आ सकते, तो बड़ा मुश्किल है। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। आकलन के लिए एक बात और है मन्नू बहुरिया की, हम तो यही कहेंगे कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक से बात करें कि कैसा है स्कूल। उसके साथ साथ बच्चा जो पढ़ रहा है उसका थोड़ा सा देखें कि किस तरीके का व्यक्तित्व है, दबुक तो नहीं है, उसका खुद की, उससे थोड़ी बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके विचार कैसे हैं। या जैसे स्कूल में पढ़ने से फर्क पता चल जाता है ना कि कितना आत्मविश्वास है, या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ रट्टू तरीके से उसने पढ़ाई की है। एक दिमाग खुलता है, एक होता है कि हमने जितना हमारे पाठ्यक्रम में है सिर्फ उतना अच्छे से आता है। बिल्कुल। और बुआ जी, आज मतलब अभी एक ये भी कानून आया है, बोलना चाहिए, ये आप जो पेरेंट्स हैं उनका नियम बना हुआ है कि आप कोई भी स्कूल में अगर आप दाखिला करा रहे हैं अपने बच्चों का, तो वहाँ के जो टीचर हैं या शिक्षक हैं उनका आप सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं कि वो कितने एजुकेटेड हैं। मतलब ये ना हो कि बोल दें जो संस्थान वाले कि हमारे टीचर तो बहुत पढ़े लिखे हैं और ये किया है वो किया है, तो आप ये जानकारी भी अपनी तरीके से ले सकते हैं। देखो भाई, ऐसा है कि हमें लगता है ये तो पहले भी रहा होगा, लेकिन अब हमें हिम्मत करना चाहिए। जब हम ज्यादा पैसे देते हैं तो हम भी ठोक के कह सकते हैं कि भाई आप तो बताइए कि आपकी क्या शिक्षा है। बिल्कुल। तो ये बात तो लागू होती है अस्पताल वगैरह में भी कि जिस चिकित्सक से आप जा रहे हैं चिकित्सा करवाने, उससे भी देख सकते हैं कि आपने क्या पढ़ाई की है। हम ऐसे ही नहीं आपको इतना देंगे या ऐसे ही एडमिशन नहीं ले लेंगे। बिल्कुल। तो ये हमारा अधिकार है और हमें इसके बारे में सजग रहना चाहिए। बिल्कुल सजग रहना चाहिए। तो भाई गीत सुनाने के लिए भी सजग रहना चाहिए ना। हाँ, हम समझ रहे हैं। साथिया रे साथिया रे
मुझसे प्यार है, बोल मेरे साथिया कितना कितना मुझसे प्यार है। जितनी सागर की गहराई, जितनी अंबर की ऊंचाई, इतना तुमसे प्यार है, बोल मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार है। कितना मुझसे प्यार है, बोल मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार है। डाला ये जीवन हमने तेरे प्यार में, रंग डाला ये जीवन हमने तेरे प्यार में। ये तन मन तेरा है, तू है दिल के तार में। सदियां बीती तुम पर मरते, नाम तुम्हारा जपते। मौसम बदले हम ना बदले, ये अपना इकरार है, बोल मेरे साथिया कितना कितना मुझसे प्यार है। जितनी सागर की गहराई, जितनी अंबर की ऊंचाई, कितना तुमसे प्यार है, बोल मेरे साथिया। भाई बुआ जी सभी परेशान हैं कि भाई पहले के मुकाबले महंगाई जो है सारी जो पढ़ाई में ही बढ़ी है। बिल्कुल। और भाई वो उन दिनों की बात करते हुए हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। एक जो श्रोता है वो लिखते हैं कि स्कूल का वार्षिक उत्सव याद आ गया। स्कूल के वार्षिक उत्सव में हर तरह की तैयारी चलती है, खेल कूद नाचना गाना। हम सभी ने प्रोग्राम बनाया है कि हम साड़ी पहनेंगे। सहेलियों की माँ भाभी और बहनों से मांगकर हमने साड़ी मेकअप जेवरात का जुगाड़ किया। साड़ी पहनकर स्कूल आए। हमारे लिए साड़ी संभालना भी मुश्किल हो रहा था। इसी बीच स्कूल की बेंच से लगकर साड़ी फट गई। मेरी दोस्त तो बहुत रोने लगी कि उसकी दीदी की नई साड़ी थी, पर हम क्या करते, सारा मजा ही किरकिरा हो गया। एक सीनियर क्लास की दीदी ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे देना, मैं रफू करवा दूंगी, पता नहीं चलेगा। प्रेस करके मेरी सहेली ने दे दिया। साड़ी को खोलकर नहीं देखी, लेकिन एक दिन उस सहेली ने, जिसकी बहन की साड़ी थी, उसने अपनी दीदी से ये बात कह दी। बहुत बड़े दिल वाली थी दीदी। हंसकर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कम से कम तुम लोग बोल देती तो इतना परेशान नहीं होना पड़ता। किसी के साथ भी हो सकता है, साड़ी फटने वाली चीज है। हम सभी से स्टॉपेज पर मिलने भी आई। आज भी स्कूल की एनुअल डे की बात चलती है तो हमारा वो एनुअल डे जो है सहेलियों के साथ बीता हुआ वो समय याद आ जाता है। तो भाई एनुअल डे ऐसा ही होता है। अक्सर कभी कभी जिसको नृत्य में रहने का मन करता है उसको कह दिया जाता है कि नहीं आप तो नाटक में रहेंगे।
बच्चों को आगे बैठा के गाना गाने के लिए बैठा दिया जाता है। जैसे एक बच्ची थी तो वो सामने देख ही नहीं रही थी क्योंकि उसकी जो माँ थी वो दाहिनी तरफ बैठी थी, तो वो पूरी तरफ उधर ही देखती रही और बस लिपसिंग दे रही थी, यानी गा नहीं पा रही थी क्योंकि उसको तो अपनी माँ ही दिख रही थी। तो बच्चे, छोटे बच्चे ऐसा भी करते हैं। और हम लोग के समय में एक बार जैसे 26 जनवरी के समय नृत्य था और बारिश हो गई। अब हम लोग तो भाई देखो आजकल के बच्चों के लिए ना स्कूल पैसे कहता है कि नहीं आप 1000 जमा कर दीजिए, 500 जमा कर दीजिए, सबकी एक तरीके की ड्रेस आएगी। हम लोग के समय में ऐसा नहीं होता था। लहंगा ब्लाउज जो है हमारे नाप का नहीं होता था, हमें अलग अड़ोस पड़ोस से मांगना पड़ता था। बिल्कुल, कभी फिर वो बड़ा बड़ा रहता था, बहुत बड़ा बड़ा हो रहता था, उसको छोटा करना पड़ता था। तो वो हमारी जो क्रिएटिविटी है जो सारी वहीं जाती थी, वहीं दिखती थी। नहीं, क्रिएटिविटी तो उसको छुपाने में भी रहती थी क्योंकि पिताजी का बिल्कुल सख्त आदेश था कि आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ये सब में रहना ही नहीं है। और स्कूल में ऐसा होता था कि आप नहीं कर सकते, हमारी डिक्शनरी में कोई नहीं शब्द नहीं है, हमारी टीचर ऐसा कहती थी। तो हम लोग चोरी चोरी करके छुप छुप के इस तरीके से चीजें इकट्ठा करते थे और फिर करते थे कार्यक्रम। क्या बात है, मतलब पहले भी जुगाड़ थे, जुगाड़ पहले ज्यादा होते थे, अब तो बच्चे ने कहा नहीं कि दे दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि विद्यालय का वार्षिकोत्सव विद्यालय की उन्नति और प्रगति का परिचायक है। विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के लिए हर्ष उल्लास का पर्व। विद्यार्थियों की प्रतिभा, योग्यता, कार्यकुशलता के मूल्यांकन का दिन। योग्य और प्रतिभावान छात्र विद्यार्थियों को पुरस्कृत और सम्मानित करने का दिन। अपने श्रेष्ठ कार्यक्रम और प्रदर्शन द्वारा जनता का दिल जीतने का सुअवसर। इसलिए सभी शिक्षण संस्थाएं, चाहे वे विद्यालय हों या महाविद्यालय, अपना वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाती हैं। क्या बात है। और ऐसी एक बात हमारे श्रोता ने भी लिखकर भेजी है, बुआ जी आज वार्षिक उत्सव विषय पर कॉलेज की दिनों का एक वार्षिक उत्सव आज भी अच्छी तरह याद है। बात है 1993 की, बीए फाइनल का छात्र था। उस साल के वार्षिक उत्सव में मंच पर साउंड सिस्टम की जवाबदारी मेरी ही थी। फिल्मी गानों पर डांस मुख्य आकर्षण था। उस समय टेप कैसेट का जमाना था, जिसका डांस जिस गीत पर होना था वो अपनी कैसेट साथ लेकर आया था। लगभग आधा कार्यक्रम हो चुका था जब एक लड़की का नंबर आया। मैंने उसकी कैसेट प्ले में लगाई, गीत शुरू हुआ। आधे गीत के आसपास उसकी कैसेट टेप प्लेयर में उलझ गई, जिससे उसका डांस उस समय तो अधूरा रहा। लेकिन मैंने उसकी कैसेट को सुलझाकर दोबारा प्ले किया तो उसने फिर शुरू किया डांस, और मेरे द्वारा किए गए उसके सहयोग पर धन्यवाद भी दिया उन्होंने। क्या बात है। तो भाई बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आज वो अगर कार्यक्रम सुन रही होंगी तो उनको अच्छा लग रहा होगा कि आपने उनकी बात को साझा किया। इसी तरीके से एक बार पता है हम लोगों के विद्यालय में भी खूब बड़े बड़े मंच बनाए गए थे। क्योंकि पूरा वो कृष्ण लीला का था दृश्य और 3 मंच बनाए गए थे। और उसमें एक छोटे से बच्चे को कान्हा बनाया जो गया था, तो किसी के घर में किसी के भतीजे को लेकर आए गए थे। लेकर आई थी वो, और उसको उस दिन ड्रेस रिहर्सल थी। उसको शनील का ऐसे जांघिया जैसा और जैकेट जैसी पहनाई गई थी कि कान्हा बने थे वो माखन वाले, माखन चोरी वाले। और उसने पेशाब कर दिया। छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल 3 साल का या 2 साल का रहा होगा। वो डर गया और वो मंच में जो नीचे सब तंबू वगैरह लगा होता उसमें नीचे घुस गया। अब वो निकले ही ना। तो हमारी जो शिक्षिका थी, अध्यापिका थी, वो मतलब बकैया चल चल के वो अंदर तक गई, उसको निकाल कर लाई। वो डर रहा था, कहता मैं नहीं निकलूंगा। तो इस तरह की भी चीजें तो तैयारी में भी ऐसे मजे आते हैं। बिल्कुल। और वो जी पहले के जो वार्षिक उत्सव होते थे उस समय के जो गाने हुआ करते थे ना, जैसे भांगड़ा होता था, जो लोक गीत होते थे, खासकर उन गीतों को ही शामिल किया जाता था ना स्कूल के दौरान। और आज जैसे आज तो फिल्मी गीतों में भी कर लेते हैं, इंग्लिश के गाने होते हैं, लेकिन जो भांगड़ा होता था, गिद्दा होता था, जो गुजराती जो डांस हुआ करते थे, तो वो किसान वाले डांस होते थे, हुआ करते थे, तो उसका अलग ही आनंद होता था जी। लेकिन फिलहाल मतलब हम समझ रहे हैं, तुम गीतों की बात करिए तो एक गीत अच्छा सा सुनवा दो मजेदार, फिर आगे चलते हैं। क्यों नहीं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जो कौरव ने पांडव से की हाथापाई, जो की हाथापाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जो पीयूटी पुट है तो बीयूटी बट है, जमाने का दस्तूर कितना उलट है। जो
यूटी पुट है तो भी यूटी बट है, जमाने का दस्तूर कितना उलट है। पढ़ाते हैं सब मुझको उल्टी पढ़ाई है, उल्टी पढ़ाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जाहिल घसीटा मगर खाए हलवा, ये हर रोज लूटे मिठाई का जलवा। है जाहिल घसीटा मगर खाए हलवा, ये हर रोज लूटे मिठाई का जलवा। ये दूध में पानी मिलाता है भाई, न आए मलाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। ये भी ये है लेकिन चलाए ये ठेला, ये MA है लेकिन ये बेचे करेला। करेला भाई ये भी ये है लेकिन चलाए ये ठेला, ये MA है लेकिन ये बेचे करेला। अगर 3 दिन से ये भूखा है भाई, जो भूखा है भाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। तो बहुत सी बातें हमारे श्रोताओं ने लिख के भेजी हैं। एक जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि विद्यालय का वार्षिक उत्सव, जब मैं 6वीं कक्षा में थी हमारे विद्यालय में पहली बार वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसके लिए तैयारी 3 महीने पहले से शुरू हो गया। एक नाटक में मुझे मुख्य भूमिका दी गई। इसके लिए हर दिन छुट्टी के बाद प्रैक्टिस होता था। फिर वार्षिक उत्सव के दिन हमारा नाटक प्रस्तुत किया गया। मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार मिला। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। क्या बात है। अच्छा, एक बात तो है, उसमें बड़ा ये होता था कि क्लास से बुलाया जाता था, फिर सारे क्लास के बच्चे देखते थे कि अच्छा ये जा रही है डांस के लिए, काश हम भी होते डांस में तो हमें भी छुट्टी मिल जाती। अच्छा, जो पढ़ाने वाली टीचर होती थी वो कहती थी सारी तैयारी कर लेना, वो उनके नाक भौं बन जाते थे ना कि लो अब तो तुम चल दी कार्यक्रम में भाग लेने। वो पढ़ाई अधूरी ना रह जाए, तो पढ़ाई भी करते रहना, डांस की प्रैक्टिस भी करनी है। बिल्कुल। तो कहना चाहिए विद्यार्थियों के ऊपर डबल प्रेशर भी रहता था। और मतलब शिक्षिका लोग ऐसे भी रहती थी कि क्यों जा रही हो तुम डांस में, तो अभी तो नहीं मैडम, उन्होंने अब फिर ये नहीं कह सकते थे कि उस मैडम ने बुलाया है तो हमें छूट मिल जाएगी। तो समय समय की बात होती है। हमारे साथी लिख रहे हैं कि BSc पास हो गई थी, मेरे कॉलेज में बसंत का उत्सव, वार्षिक उत्सव होता था। बहुत सुंदर प्रोग्राम होता था। सभी कक्षा के लोग अपने अपने हिसाब से प्रोग्राम 2 महीने पहले से शुरू कर देते थे। हम लोगों की डिग्री भी उसी दिन मिलना तय था। ड्रेस कोड से पीली साड़ी लाल ब्लाउज पहनना था। तब साड़ी पहनना शुरू नहीं की थी। किसी ने अपने हिसाब से साड़ी मांगी तो किसी ने लाल ब्लाउज मांगा, फिर अपने हिसाब से फिट कराया। इसके लिए बहुत दौड़ भाग करनी पड़ी थी। उस दिन बहुत मजा आया। पूरे कॉलेज पीले कपड़ों में था। बसंत का पूरा मजा लिया। वो दिन आज भी बहुत याद आता है। एक गाने पर हमेशा डांस जरूर होता था। उस गाने की एक लाइन जरूर याद है, आया बसंत लिए प्यार का तराना लेके मौसम सुहाना। क्या बात है। ऐसे ही एक हमारे श्रोता ने भी बातें लिखी हैं। वो लिखते हैं कि हमारे स्कूल में जब स्नेह सम्मेलन या गैदरिंग रहती थी तो आज जैसे केवल मनोरंजन के ही प्रोग्राम जैसे डांस या अन्य प्रतियोगिता नहीं रहती थी, तो उस वक्त 5 दिनों का उत्सव रहता था। 4 दिवस प्रोग्राम, आखिरी दिन भोजन का या पहले 2 दिन उद्घाटन और कोई बड़े साहित्यिक से संवाद वार्तालाप, दूसरे दिन कवि सम्मेलन, तीसरे दिन विद्यार्थी लोगों की प्रतियोगिता जिनमें हम 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे, जिसमें वाद विवाद, स्पर्धा, अंताक्षरी, डांस, जो वर्ग जितना उससे बड़ी ढाल या
चषक मिलता था जो जीतता था। अच्छा। आखिरी दिन स्नेह भोज रहता था जब मिलजुल के भाग लेते थे। सबसे अच्छा वर्ग सजाना में भी भाग लेते थे। अच्छा, मतलब वर्ग सजाना भी होता होगा। हाँ, डेकोरेट करते होंगे ना। जी, जिनमें हम 2 बार जीते थे। आखिरी वक्त भी हमारा नंबर आया था, पर प्रिंसिपल की बेटी 12वीं में थी तो वो नाराज ना हो इसके लिए उसके वर्ग को प्रथम क्रमांक दिया गया। दूसरा हमें बहुत यादें थी ऐसी। क्या बात है। तो मतलब पहले के जमाने से ये सब चल रहा है कि भाई किसी को नाराज करना है, किसको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखा जाता था। बिल्कुल। और भाई हम भी घड़ी का ख्याल करें। हाँ बिल्कुल। और समय तो हो ही गया है बुआ जी। इतनी प्यारी प्यारी बातें इन्होंने लिखी कि हम खो ही गए थे उसमें। अभी बातें और भी हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि घड़ी इशारा कर रही है तो लेते हैं विदा। तो स्वीकार कीजिए मन्नू बहुरिया और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।